लेकिन उसके साथ ही कि बार बार यही आरोप लगाया जा रहा है आप पर कि आप लोग अपने दौर की नाकामियों को छुपाने के लिए 70 साल पीछे ले जाते हैं सारी बातों को। लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से एक सशक्त ऑपोजिशन यहां पर 10 साल के बाद एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहेगा, ये सारी चीजें, इसकी तैयारी तो आप लोगों ने पहले ही कर ली होगी ना कि इस बार का संसद सत्र कैसा होने वाला है। देखिए, अभी आपने भदौरिया जी को सुना, इनके तेवर, तलखी और सुर और तान तीनों में लग रहा है ये चुनाव से पहले वाले मोड से बाहर ही नहीं आ पाए। कविता भी वही सुना गए जो चुनावी दौर की थी और भाषण भी वही दे गए जो चुनावी दौर का था। आजकल एआई और चैट जीपीटी का जमाना है। अगर इनकी बातें चेक कर ली जाएं तो कोई भी विषय हो, किसी भी विषय में डिबेट हो, इनके शब्द वही रहेंगे। कोई एआई से जाके चेक कर सकता है, इनके पास है ही नहीं, वो घूम फिर के वही बोलते रहेंगे, अंततः कुछ नहीं। तो मैं गंभीरता से लेते हुए अभय दुबे जी की बात का जवाब देता हूं, उनका क्रमवार जवाब देता हूं। अभय दुबे जी, आप कांग्रेस के, मैं अपेक्षाकृत आपको सभ्य और अध्ययनशील प्रवक्ता मानता हूं। आप ये बात कैसे बोल गए कि इमरजेंसी का प्रीवी पर्स से लेना देना? प्रीवी पर्स 1968 में हटाया गया, इमरजेंसी 1975 में लगी, और प्रीवी पर्स से हमसे क्या लेना देना? सरदार पटेल ने जब एक्सेशन डॉक्यूमेंट साइन किया था तो प्रीवी पर्स दिया था, इंदिरा गांधी ने हटाया। तो मतलब इंदिरा जी ने कहा सरदार पटेल गलत थे, हम कहां से बीच में आ गए? बैंकों का नेशनलाइजेशन 1970 में हुआ और हमने नहीं बोला। इंदिरा गांधी सरकार के वित्त मंत्री थे मोरारजी देसाई, उन्होंने उस पर इस्तीफा दिया। इंदिरा जी और उनके वित्त मंत्री के बीच की लड़ाई थी, और पर्ची हम पे फाड़ रहे हैं, वो भी कब? 25 जून 1975 के बाद की। इसलिए तथ्यात्मक आधार पर आपके जैसे विवेकशील व्यक्ति को ये बचने, कांग्रेस वाले लोग तो अनाप शनाप बोलते हैं, मगर मेरे विचार से बचना चाहिए। अब आइए वर्तमान वाले विषय के ऊपर। मैं बताना चाहता हूं कि आपने कहा अघोषित इमरजेंसी। महोदय, इमरजेंसी का दौर होता ना तो आपने जितनी बातें बोली है ना, इतने पे तो जेल हो गई होती। और जेल तो छोड़िए, उसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं होती कि वापस आप आ जाते। मैंने बोला ना, वहां यह था केवल इतना कह देने से कि इंदिरा गांधी की सरकार हटनी चाहिए, और उसके बाद गए। आज की डेट में कह रहा हूं, मोदी जी के बारे में हमने इमरजेंसी में कभी इंदिरा जी की मौत की कामना नहीं की। आज मोदी जी की मौत, मर जा मोदी, कब्र खुदेगी, हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत, बोटी 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 काट दूंगा कहने वाला व्यक्ति जो सपा का सदस्य था, उसे कांग्रेस में लाकर सहारनपुर से सांसद बनाया गया, और वो संसद में शपथ ले रहा है। कम से कम कुछ शर्म आनी चाहिए यह कहने से पहले कि यह अघोषित इमरजेंसी लग गई है। मुझे लगता है इमरजेंसी और संविधान के गरिमापूर्ण विषयों को इस प्रकार से मजाक बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वो इमरजेंसी वो होती थी कि 1980 में इंदिरा गांधी लौट के आई तो सारी विपक्ष की सरकारें बर्खास्त कर दी। 1992 में ढांचा गिरा तो अब उत्तर प्रदेश सरकार बर्खास्त करते समझ में आता था, भाजपा सारी सरकारें बर्खास्त कर दी, और उसके बाद वो बर्खास्ती भी अवैध साबित हुई। अब आइए, जो मैंने अभी बोला इसका जवाब नहीं दिया, और कितना दुखद बात है कि समाजवादी पार्टी जिसने उस कष्ट को भोगा था, आज सत्ता के लिए कैसे एक साथ में आ गए। और इनके शासनकाल में संविधान कहां खत्म होता, इमरजेंसी क्या थी, मैं याद दिलाना चाहता हूं। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और लखनऊ में 2 बड़े अखबार के कार्यालयों पे हिंसक हमले, तोड़फोड़ हुई थी, क्योंकि खबर इनकी इच्छा के विरुद्ध छप गई थी। और मैं बताना चाहता हूं, भारत के इतिहास में इकलौता उदाहरण है जब हाई कोर्ट के परिसर में दंगाई घुस गए थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में सेना बुलानी पड़ी थी, और डेट के साथ कोट कर रहा हूं, 13 सितंबर 1994 इनकी सरकार ने प्रदर्शन किया था, पुलिस ने कुछ नहीं किया। हाई कोर्ट के परिसर में सेना वो घुस गए थे दंगाई, तब सेना को बुलाना पड़ा था। इन लोग, ये होती है अघोषित इमरजेंसी। अभय दुबे जी, अघोषित इमरजेंसी वो होती है जब आपने इनकी उस सरकार का समर्थन दिया था जिसने कार सेवकों के सर पर रख के गोली चलाई थी और मारे गए थे सैकड़ों लोग, और कहा था सिर्फ 16 मरे हैं, और उसके बाद जलवे से कहा था मैंने 16 हिंदू मरवा दिए, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। अघोषित इमरजेंसी वो होती, 5000 सिखों का कत्लेआम हो गया, उसके बाद प्रधानमंत्री कहता बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इसलिए मैं मान्यवर से उस जमाने की बात नहीं कर रहा हूं। और अघोषित इमरजेंसी ये होती है कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सदन के पटल पर खड़े होकर जवाब देने से इस कदर बचते हैं कि वो सदन के पटल पर खड़े होकर बोलते हैं 100 जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, जिसने न जाने कितने जवाबों की आबरू रख ली। इमरजेंसी में जानते क्या था? एक एक वाक्य, एक एक शब्द मीडिया को वेट करवाना पड़ता था। तो सूचना विभाग जाता था, अखबार का एक एक चीज, वो लाइन और शब्द तय करेंगे, वही छपेगा। इसलिए महोदय, जो बात है तो गंभीरता से करनी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं, आज विपक्ष को बड़ा मैंडेट दिया है, पिछली बार से बेहतर दिया है, तो बड़ी उत्तरदायित्व भी दिया है। ईमानदारी से गंभीर विपक्ष की बात सुनिए, और हमें बैसाखियों की बात कहने वाले 99 सीटों के ऊपर खुद के आकाश में खड़े हुए हैं, इसलिए ईमानदारी से बात करिए। और जो बात आपने प्रोटेम स्पीकर की कही, ये सक्सेसिव वाला ही रूल तो हमेशा फॉलो हुआ है।
अगर आप सक्सेसिव 7 टर्म का हटा दें तो 2004 में क्या जॉर्ज फर्नांडिस जी से ज्यादा किसी के पास अनुभव था? तो काहे बाबा साहब विखे पाटिल को बनाए थे? और मैं पूछना चाहता हूं, अगर सुरेश कुडिकुनाल जी के प्रति इतनी आस्था है आपके मन में, तो क्या वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे लोकसभा में, या केरल में सीएम के उम्मीदवार बनेंगे, या उनको दलित के नाम पर सिर्फ राजनीति का मोहरा बनाने के लिए रखा गया है? या कभी ऐसा दिखेगा कि दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी एक सांसद को उसकी बर्थडे पर केक काटकर खिलाते हुए दिखाई पड़ेंगे? राहुल गांधी सिर्फ एक सांसद है आज की डेट में, ना अध्यक्ष है, ना उपाध्यक्ष है, ना नेता प्रतिपक्ष है, ना महासचिव है। कितने सांसदों को खिलाएंगे? तो ये समझ में आता है। इसलिए जो आपकी पार्टी कर रही है वो पूरे देश की, पूरी जनता को दूध का दूध, पानी की पानी की तरह दिख रहा है।